स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। आपका दुश्मन आपके दोस्त को क्या ऑफर कर सकता है, यह सीधे तौर पर आपकी सुरक्षा का मैटर हो सकता है। रिसेंटली ट्रंप एंड जी की मीटिंग, फेमस यूएसए चाइना समिट, कहा जा रहा है कि अभी जो डायनेमिक्स चल रहे हैं, चाहे ताइवान को लेकर, ईरान को लेकर, काफी कुछ बदल सकता है आफ्टर दिस मीटिंग। शॉर्ट में बताऊं तो ज्वाइंट स्टेटमेंट तो कोई रिलीज नहीं करी, लेकिन यह कहा गया है कि सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स हैं, डील्स पाइपलाइन में हैं। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन तो ईरान को है। यह क्या हो रहा है? यूएस चाइना यूनाइट टू अपोज शिपिंग टोल्स इन हॉर्मुज अमिड ईरान टेंशंस। मतलब इसी विजिट में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं और कहते हैं ईरान बहुत गलत कर रहा है। यह क्या बात हुई? टोल ले रहा है, बताइए, ब्लॉकेड कर रहा है, हॉर्मुज को तो फ्री करना पड़ेगा। कैन ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। आप कहेंगे लेकिन ईरान के पास कोई और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज थी क्या यूएसए को प्रेशर करने की? और यूएसए को काउंटर करना यह तो चाइना के लिए भी स्ट्रेटेजिकली जरूरी था ना। यह बताना कि यूएसए तुम हर चीज में अपनी मनमानी नहीं कर सकते। यह कहा जा रहा था कि पीछे से इंटेलिजेंस सपोर्ट में रशिया और चाइना दोनों शामिल थे, फिर ऐसा कैसे कह रहे हैं? देखिए, यही डिप्लोमेसी है। मौके की नजाकत को देखा जाता है और उसमें जो एडवांटेज ली जा सकती है वो ली जा सकती है। तो यानी कि चाइना इस विजिट से कुछ एडवांटेज लेना चाह रहा है। देखते हैं क्या एडवांटेज लिया उन्होंने। ट्रंप कह रहे हैं जी ने ऑफर किया है, भाई साहब ईरान में जो अभी चल रहा है उसको, संकट को खत्म कराएंगे। कैसे कराएंगे अभी पता लगेगा। लेकिन यहां देख लीजिए, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू मौका नहीं छोड़ रहे। उन्होंने कहा अच्छा ये चाइना साथ आ गया है, ओके, ईरान पे तो प्रेशर बढ़ेगा, चलो साथ साथ में यूएई तुम्हारे साथ मैं विजिट करने आ जाता हूं। क्योंकि अभी आपने सुना होगा यूएई के पास एक ही तो न्यूक्लियर रिएक्टर है और उसी की पेरिफेरी पर एक जनरेटर वाला रूम था, वहां पर ईरान के एक ड्रोन ने अटैक कर दिया है। तो फिर दोबारा से मामला सेंसिटिव हो गया। मतलब भाई, न्यूक्लियर पावर प्लांट के नजदीक भी तुमने सोचा कैसे ड्रोन अटैक करने का? ये तो सीजफायर वगैरह कुछ लग नहीं रही है। तो ईरान देखो, यूएई तुम्हारा दुश्मन है। इजराइल इज लाइक कि हम सिक्योरिटी पार्टनरशिप आपके साथ और स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, ईरान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो डायनेमिक्स कुछ ऐसे चल रहे हैं। देखिए, दो बड़ी ताकतें ना हिस्ट्री के हिसाब से अपनी डिप्लोमेसी को फाइन ट्यून नहीं करती। वो देखती हैं प्रेजेंट को और फ्यूचर को। हिस्टोरिकली कहा जा रहा है कि अरे देखो, इतने टाइम से राइवली तो थे। याद कीजिए, जब ट्रंप इससे पहले टाइम जब प्रेसिडेंट बने, उस समय पर ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ था चाइना के अगेंस्ट, और दोबारा आए तो उसको फर्दर एस्केलेट कर दिया। लेकिन इस समय कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमें राइवलरी को छोड़ना चाहिए, हमें प्रेजेंट और फ्यूचर को देखना चाहिए। सर्वाइवल पर बात आ गई है इनके, और इन्हें पता है, चाइना को पता है कि भाई अगर ये डायनेमिक्स इतने और बिगड़ते रहे, मतलब अगर चाइना की मैन्युफैक्चरिंग एज डिस्टर्ब हो गई, आप कहेंगे वो कैसे डिस्टर्ब हो जाएगी? अगर 50% के आसपास आपकी टोटल ऑयल अगर इसी तरफ से आ रही हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहे हो, और उस पर ब्लॉकेड वाली कंडीशन हो, नेट सप्लाई डिक्रीज हो रही हो, ऑयल इंफ्रा पर हमले हो रहे हो, तो आपको नहीं लगता कि यार आपकी इकोनॉमिक माइट पर प्रॉब्लम है? यानी कि जिस वजह से आपको रेस्पेक्ट मिल रही है, अगर वो वजह चली जाएगी तो जो आपको दोस्त मान रहे हैं, आपको जरूरी मान रहे हैं, क्या वो आपको जरूरी मानेंगे? चाइना इस बात को समझता है कि भाई साहब, सबसे पहले उस बात को प्रोटेक्ट करो जिसकी वजह से तुम्हें इज्जत मिल रही है। चाहे ईरान इज्जत कर रहा है चाइना की, आइडियोलॉजी यहां मैटर नहीं करती, यहां मैटर करता है नेशनल इंटरेस्ट। तो यहां देखेंगे अब दोनों का नेशनल इंटरेस्ट कैसे कन्वर्ज हो रहा है। ईरान को एक तरीके से सिग्नल दे रहा है चाइना कि देखो ईरान, बुरा मत मानना, कुछ पॉइंट्स पे हम यूएसए के साथ खड़े होंगे और जो ये ब्लॉकेड है उसके भी अगेंस्ट होंगे। मतलब ये वाली बात हो गई कि आपका कोई दोस्त है, अब कोई वहां पर झगड़ा है, लेकिन आपने कहा कि यार मेरा लॉन्ग टर्म फायदा तुम्हारे दुश्मन से है, तो फिलहाल अगर मैं तुम्हें 2-4 बातें सुना भी दूं तो चुपचाप सुन लेना, क्योंकि मुझे जो फायदा होगा लॉन्ग टर्म में उससे तुम्हें फायदा गारंटेड होगा, मैं लिख कर देता हूं। तो ऐसा भी हो सकता है कि चाइना बैकडोर से ईरान को सांत्वना दे रहा हो, तुम टेंशन मत लो, लॉन्ग टर्म मेरा एडवांटेज तो होने दो, मेरा टाइम तो आने दो, मुझे यूएसए रोक कर रखता है, एक बार वो दरवाजे खुलने दो मेरे लिए। दोनों पावर्स ने कहा कि देखो, चौक पॉइंट को चौक नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इससे ईरान एक रीजनल पावर, वो ग्लोबल पावर्स को मतलब काउंटर कर रही है। चाइना यूएसए दोनों की इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम हो गई है। ट्रंप भी लाइक यार मेरे मिड टर्म इलेक्शंस हैं, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इस वजह से,
और वहां पे यूएस कांग्रेस में इनकी पार्टी के सीट्स कम हो गए, तो बाकी के कार्यकाल में ट्रंप के लिए अपने फैसलों को इंप्लीमेंट कराना भारी हो जाएगा। तो यानी कि उनकी जो एक ही मौका दूसरी बार, ठीक है, 2 ही बार बन सकते हैं, उनके हाथ से तो ये मौका बड़ा कमजोर हो जाएगा। तो इस वजह से उनको डोमेस्टिक लेवल पे भी देना है वादा किया, टेंशन मतलब चाइना जा रहा हूं और चाइना से एडवांटेज लेकर आऊंगा। जैसे इसी वाले विजिट में उन्होंने कहा कि चाइना, आपने हमारे कई सारी बीफ फैक्ट्रीज पर आपने प्रतिबंध लगा दिया था, वो हटाइए। चाइना ने कहा ठीक है हटाते हैं। सोयाबीन आप नहीं खरीद रहे, बताइए, हमारे सोयाबीन फार्मर्स, कमर्शियल इतना इन्वेस्टमेंट होता है इसमें, चाइना को हम बेचते थे। चाइना ने कहा ठीक है करते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, चाइना, ये क्या बात हुई बताओ, मतलब हमारा ईवी सेक्टर, अदर सेक्टर्स, उनको जरूरत है भाई। तो चाइना ने कहा ठीक है करेंगे, लेकिन पहले मेरी कंडीशन भी तो सुन लीजिए। तो इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये विजिट केवल ईरान पर फोकस नहीं थी, ये डोमेस्टिक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को भी मैनेज करने के लिए थी। 1600 शिप्स लगभग हर एक साल में जाते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, आंकड़ा बनता है करीब $700 बिलियन के आसपास का, ऐसा कहना है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में। रीजनल प्लेयर अगर ग्लोबल प्लेयर्स के लिए प्रॉब्लम करेगा, और भले ही वो 2 ग्लोबल प्लेयर्स राइवल हों, तो ग्लोबल प्लेयर्स का कन्वर्ज होना लाजमी है। इसका मतलब ये है भाई दोनों बड़ी पावर को लेगा, ये तो हमारे स्ट्रक्चरल सर्वाइवल पर बात आ गई। दोनों के लिए एरिया जरूरी है, उसको तुमने ब्लॉक कर लिया, ऐसा तो नहीं होने देंगे। इससे पहले भी ऐसा हुआ है, जैसे स्विस कैनाल क्राइसिस, जब इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने नेशनलाइज कर दिया स्विस कैनाल को, तो यूके, फ्रांस, यूएसए तीनों साथ आ गए कि अरे ना सिर्फ तुम्हें तो हटाना पड़ेगा, उनके खिलाफ हो गए। पनामा में जब वो भी एक क्रिटिकल लोकेशन थी यूएसए के लिए, वहां पर भी सिमिलर एक्शन हुआ, तो यूएसए ने कहा हम तो मिलिट्रीली कंट्रोल कर देंगे। तो इसका मतलब होता है ये जो चोक पॉइंट्स होते हैं आर्टरीज की तरह होते हैं, और अगर इन पे प्रॉब्लम आ जाए तो फिर तो भाई ग्रेट पावर्स कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। चाइना का 50% के आसपास सप्लाई यहां से आ रहा है, तो इस वजह से हॉर्मुज पर टेंशन नॉर्मलाइज होना चाइना के लिए भी खुद जरूरी है। इट्स नॉट जस्ट यूएसए प्रेशर। और दूसरा यूएसए के लिए तो अब सोचिए, वो जो गल्फ है वहीं से सारा का सारा, मतलब मेजर गल्फ कंट्रीज को ऑयल जा रहा है, मतलब जो उनके एलाइज हैं, यूएई, कतर, राइट। अब वहां पर चलता है पेट्रो डॉलर कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब है अगर वहां से ऑयल की सप्लाई होती है और वो डॉलर में बेचा जाता है, तो उससे डॉलर की डोमिनेंस बनी रहती है, जिससे कि खुद यूएस की इकोनॉमी को भी फायदा होता है। लेकिन इस डिसरप्शन से इस पेट्रो डॉलर डायनेमिक्स को भी प्रॉब्लम हुई है, तो ये भी यूएसए को सॉल्व करना है। यूएसए का कहना है कि देखो चाइना, तुमने पुराने तरीके इस्तेमाल करके देख लिए, तुम्हें भी कुछ खास फायदा हो नहीं रहा। शी जिनपिंग भी लाइक किसकी बात कर रहे हो आप? ट्रम्प कहेंगे यार रिसर्च तो हम भी करके आए हैं, अब इतनी दूर से आए हैं, इतने सारे लोगों को साथ लाए हैं। तुम्हें क्या लग रहा था ईरान के साथ तुम जो सीक्रेट डील करोगे उसके बारे में पता नहीं होगा? आपकी जो डील थी यही थी ना कि 2016 में आपने डील की थी, आज से 10 साल पहले। 2016 से 2041 यानी कि 2041 तक आप $400 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे ईरान में, और ईरान बदले में आपको 32% फर्दर डिस्काउंट देता है इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस से। और क्योंकि सैंक्शंस लग रहे हैं, उस डिस्काउंट को तो आप अलग से लेते होंगे। और बदले में आपने क्या कहा ईरान से कि आप उनके जो पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, उस पर भी कंट्रोल रखेंगे, चाइनीज कंपनीज कंट्रोल रखेंगी। अच्छा, ये डील थी आपकी। तो चाइना कहेगा कि मतलब हाँ ये तो एडवांटेजेस हुई ना। ट्रम्प कहेंगे यार सारी बात यहीं पे खुलवाओगे आप। साथ में आपकी डील का एक एंगल ये भी था जो क्लियरली मेंशन नहीं था, कि ईरान मिडिल ईस्ट में यूएसए को बैकफुट रखने में काम आएगा। यानी कि ईरान अपनी न्यूक्लियर पावर को बढ़ाएगा, जैसे कि 40% के आसपास एनरिचमेंट का लेवल पहुंच गया था, उससे भी ज्यादा अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स। तो अगर न्यूक्लियर पावर बन जाता तो इजराइल और यूएसए को काउंटर करता ही करता। साथ में चाइना के लिए भी एडवांटेज था कि ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं इराक में, लेबनान में, यमन में, ये सब यूएस की हेजेमनी को काउंटर करते हैं। तो ऐसे में एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ देते हैं चाइना को। चाइना को जब प्रॉब्लम क्रिएट करनी हो तो ईरान के इन कुछ फोर्सेस का इस्तेमाल चाइना बैकफुट पे बैठकर करा सकता था। तो ट्रम्प भी लाइक क्या हुआ फिर जून 2025 में जब ऑपरेशन मिडनाइट हुआ, और उसके बाद जो 40% के आसपास का आपका एनरिचमेंट कैपेसिटी बता रहे थे वो रिड्यूस हो गया 5%, ऐसा कहना है IAEA की रिपोर्ट का। प्लस जो आप कह रहे थे कि इनके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ है यूएसए के अगेंस्ट मिडिल ईस्ट में, एक एक करके वो सारे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको तो एलिमिनेट कर ही रहे हैं यूएसए इजराइल मिलकर।
तो चाइना को भी इस बात में समझ में आ रहा है कि यार ईरान को जितना बड़ा प्लेयर वो मान रहे थे, जैसे स्ट्रेटेजिकली यूज करने की सोच रहे थे, वो हो नहीं पाया फिलहाल चाइना के लिए। और इसी अब ये नहीं है कि वो ट्रंप का इंतजार कर रहे थे या ट्रंप इंडिकेट करेंगे, ये जो एनालिस्ट होते हैं वो खुद ही कर रहे होते हैं। और इसी वजह से चाइना अपने लॉसेस को कट करना चाह रहा है। आप कहेंगे ऐसा कैसे कह सकते हैं, प्रूव कीजिए कि चाइना पहले से ही ईरान पर अपनी डिपेंडेंस को डिक्रीज करना शुरू कर चुका है। इस वाले फाइनेंशियल ईयर का Q1, मतलब Q1 क्या, कुछ ही महीनों का अगर रिपोर्ट देखेंगे तो अभी आपको मैं एक रिपोर्ट शो करूंगा, वो बताएगा कि सेंट्रल एशिया में BRI के नाम पर जो टोटल फंड्स हैं उसको इंक्रीज कर दिया गया है, और ईरान में $12 बिलियन का जो फंड्स जाना था उसको सस्पेंड कर दिया गया है। मतलब क्या भाई साहब, पैसा भी तो कंपनियां वहां लगाएंगी ना जहां से उनको रिटर्न मिलता हो। चाइनीज कंपनी कहेंगी यार शी जिनपिंग कहां फंसवा दिया तुमने, तुम कह रहे थे कि यहां पर कंट्रोल मिलेगा, एयरपोर्ट पे, पोर्ट पे सस्ते में पेट्रोल डीजल सब मिलेगा, और आपने यहां फंसवा दिया है। एक पंगा तो ये कि यहां पर लगातार अटैक हो रहे हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट ही खतरे में, इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या ईरान की सरकार करेगी? वो तो खुद इकोनॉमिक प्रॉब्लम में है। दूसरा, जो कंपनीज ईरान के साथ ट्रेड कर रही थी, यूएसए ने उनको सैंक्शन कर दिया। अब वो कंपनी कह रही चलो यूएसए की इकोनॉमी से भी हमें फायदा हो रहा था, अब ईरान के साथ जो सीक्रेट डील है उसकी वजह से हमें यहां पर भी प्रॉब्लम हो गई। शी जिनपिंग भी लाइक यार चलो टेंशन मतलब तुम्हारा भी कुछ सोचते हैं, फिलहाल $12 बिलियन सस्पेंड करो ईरान को, अभी नहीं वहां इन्वेस्ट होगा। सेंट्रल एशिया की तरफ सोचो, सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करेंगे रशिया को, रशिया से जब चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी तो जाएंगे यूरोपियन यूनियन, मतलब फर्दर यूरोप में कनेक्ट करेंगे। तो फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर उन्होंने फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। तो मतलब यही चल रहा है। अब चाइना का जो रियल गेम है उसमें 4 डायमेंशन है और कुल 8 स्टेप्स हैं। एक एक करके सब समझ में आ जाएगा आपको। पहले BRI का जो फेलियर है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, B2 बॉम्बर्स, सैंक्शंस। ना, पहला पॉइंट इनका क्या डायमेंशन कि अब लॉसेस को कट करो, यानी कि ईरान में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं अभी फिलहाल उसको आगे मत बढ़ाओ। इसकी यह पहली डायमेंशन यहां के डायनेमिक्स की। सेकंड है एक्सट्रैक्टिंग कंसेशंस। भले ही ईरान में नुकसान हो रहा है लेकिन चाइना भी लाइक यार इतना नुकसान कोई बड़ी बात नहीं है, हम ग्लोबल सोच रहे हैं और ऐसे में ये होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं, और 10 जगह से प्रॉफिट बना ही रहे हैं। ईरान को हम बैक करते रहेंगे क्योंकि ईरान ही आपके लिए एक ऐसा आइडियोलॉजिकल राइवल है जो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। तो चाइना कम्युनिकेट कर रहा है, देखो ये बातें बताकर लॉस हो गया, ऐसा थोड़ा है कि तुम ईरान से पीछे हटवा लोगे हमें। तो इट्स लाइक कि ठीक है, कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। बीच का रास्ता ये है कि अगर हम ईरान को लगातार सपोर्ट करते रहे, जो कि आपको पता है, तो आप भी वहां से निकल नहीं पाओगे, मिडिल ईस्ट में फंसे रहोगे, और जो इकोनॉमिक क्राइसिस होगा वो अलग। तो क्या करें, कंसेशंस दो, यानी कि अगर चाइना बैकफुट पर आएगा तो बदले में कुछ बेनिफिट्स लेकर जाएगा। तो ये डायमेंशन पर खेल रहा है। सेकंड, BRI को वो सेफ जगह पर पहुंचा रहा है, जैसे मैंने बताया सेंट्रल एशिया की तरफ टारगेट कर रहा है, और उसके 3 ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं, इस पर फोकस कर रहा है। CNN के एक फेमस जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर फरीद ज़कारिया, वो कहते हैं कि चाइना के पास ना सुपर पावर बनने वाला स्टेटस है नहीं, चाइना ग्लोबल हेजेमॉन नहीं बन सकता। पूछा भाई क्यों नहीं बन सकता? चाइना के पास ना इकोनॉमिक पावर तो है, मिलिट्री पावर में भी उसने कन्वर्ट कर लिया, लेकिन उसके अंदर कमिटमेंट नहीं है फॉर टेकिंग ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब आप यही एनालिसिस को देखें, कितने सारे वेस्टर्न जो थिंक टैंक्स हैं, कार्नेगी एंडोमेंट और कितनी सारी वेबसाइट्स आप देखेंगे, सबके कमेंटेटर, सबके जो स्कॉलर्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, वो यही एनालिसिस देते हैं, चाइना यार ग्लोबल हेजेमॉन नहीं बन सकता, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। चाइना कह रहा जरा इधर तो देखिए, ध्यान इधर लाइए, हम 3 ग्लोबल इनिशिएटिव्स लेकर आए हैं। क्या है? ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव। मतलब चाइना अपने से बाहर दूसरे देशों में जिम्मेदारियां ले रहा है और ये सिग्नलिंग दे रहा है कि भाई देखो, चाइना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करता, चाइना डेवलपमेंट लाता है, चाइना सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, वो सिविलाइजेशन डायलॉग करता है। यानी कि चाइना चाहता है कि आपका अपना जो कल्चर है उसमें आप प्राइड रखें, ऐसा नहीं कि वेस्ट को कॉपी करते रहें। तो आपको नहीं लगता कि भले ही हमारी मीडिया में चाइना को नेगेटिव ही पोर्ट्रे किया जाए, लेकिन असली समझ वो होती है कि दुश्मन को जानो कि दुश्मन की स्ट्रेंथ दूसरे देशों में कैसे बन रही है। यानी कि अगर आप लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया की मीडिया में चाइना की कवरेज देखेंगे तो शायद वो नहीं मिलेगी आपको जो इंडिया में मिल रही है। तो अगर हमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखना है, क्योंकि जो लोग MEA में बैठे हुए हमारे यहाँ पर भी, वो लोग सब कुछ पढ़ रहे हैं, वो केवल यहाँ के 2-3 न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, उनको पूरा आइडिया रहता है।
तो वो तो समझते हैं कि भाई चाइना जो है अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है। ग्लोबल यूनिफाइड, देखिए डेवलपमेंट इनिशिएटिव कह रहा है कि पॉवर्टी ग्लोबल साउथ के नेशंस हम सॉल्व करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, लो कॉस्ट सोल्यूशन लाएंगे, इंफ्रा लाएंगे। आप कहेंगे अरे इसके थ्रू तो वो डेट ट्रैप हो रहा है ना, उधार देता है, चेकबुक डिप्लोमेसी देता है। मैं मानता हूं कि इंटरनेशनल रिलेशंस की ज्यादातर लोगों को समझ केवल कुछ बाइलाइंस, कुछ स्टेटमेंट से होती है, नैरेटिव से होती है। आप ये तो देखिए कि चाइना ने 2016 के बाद से अपनी ट्रैजेक्टरी को कैसे चेंज किया है। चाइना ने अब वो लॉन्ग टर्म हैवी लोन्स कम कर दिए हैं। चाइना अब सस्टेनेबल लोन्स दे रहा है। कारण क्या है, चाइना देखा अरे मुझ पे तो आरोप लग रहा है, और सही भी था आरोप, भाई देखो श्रीलंका को लोन दिया, हम्बनटोटा पोर्ट कब्जा लिया, एक तरीके से लीज पे ले लिया, तो ऐसे आरोप लग ही रहे थे। तो चाइना ने उसको सॉल्व किया है। चाइना इस वजह से कह रहा है अब तो हम सस्टेनेबल हैं, पॉवर्टी रिडक्शन, डेवलपमेंट ये सब कर रहे हैं, आपके यहाँ इंफ्रा बनाएंगे क्वालिटी वाला, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, सस्टेनेबल सिक्योरिटी, कोऑपरेशन करेंगे। जैसे सोलोमन आइलैंड जैसे देश कहता है कि अरे हम है ना आपकी सिक्योरिटी के लिए। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है इतने सालों तक हमने सपोर्ट किया, हमने पाला एक तरीके से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने आप को यही मानता है साउथ पैसिफिक में, लेकिन वहां पर ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव में चाइना कह रहा है ये ऑस्ट्रेलिया के चक्कर में मत रहो। ऑस्ट्रेलिया तो यार है साउथ में, लेकिन है ग्लोबल नॉर्थ, मतलब ये डेवलप्ड नेशन है। ये ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए सब अपने आप को एक मानते हैं। सोलोमन आइलैंड तुम और हम डेवलपिंग नेशन है, तो हम सब एक हैं। तो ये डायनेमिक्स चल रहे हैं। सिविलाइजेशन, अपने कल्चरल आइडेंटिटी को पहचानो। अब क्या स्टेप्स ये ले रहा है, एक एक करके जानते हैं। आप मेरे साथ यहां पर कनेक्ट हो जाइए, शशांक त्यागी फॉर यू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां पर आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिससे कोई अपडेट आपका मिस ना हो। आप डायरेक्टली मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप में से जो लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी चल रही है, वेल एंड गुड लगे रहिए। अगर आपको चाहिए एक स्ट्रक्चर्ड हेल्प तो, और सोचा है कि IAS IPS कुछ ऐसा बनना है, तो फिर तो मेहनत करनी पड़ेगी। स्टडी IQ के कोर्स में आ जाइए और फिर लग जाइए। टॉप फैकल्टीज, मेंटरिंग, जो पढ़ना चाहिए वो आपको यहाँ मिल जाएगा। लास्ट क्लास से जो हमारे बैचेस हैं, लास्ट बैचेस से सिलेक्शंस हैं, वो भी आपको यहाँ पर मेंटर करने के लिए मिल जाएंगे। जो टॉपर्स हैं हमारे, जैसे PSR ऑप्शन में पढ़ाता हूँ कंप्लीटली, GS में आपको मिलूंगा पॉलिटी में। अगर आपका इंटरेस्ट है IR में और आपने सोचा UPSC देने की, तो ये कोर्स आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस कंप्लीटली मैं ही पढ़ाता हूँ। लास्ट बैच से आकांक्षा, विवेक जैसे स्टूडेंट्स इसी बैच से निकले हैं। ऑनलाइन लाइव 0 से पढ़ाया था, आंसर राइटिंग एक एक करके सब कुछ मजबूत कराया था। और 5 से 7 मिनट पहले जैसे विवेक ने कहा कि ही वॉज एबल टू कंप्लीट द पेपर, तो जो मैं करा रहा हूँ, सिलेक्शन आ रहे हैं, आ जाइए आप भी। चलिए नाउ अब चाइना के स्टेप्स देखिए। सबसे पहले तो चाइना इस वजह से कुछ पॉइंट्स पे USA के साथ अलाइन हो रहा है, कह रहा है हम राइवल नहीं है, छोड़ो ना सुसाइडल स्टेप में क्यों पढ़ना है, क्यों हम एक दूसरे को सिक्योरिटी डिलेमा माने। चाइना तो राइज करना चाहता है, लेकिन जो ग्लोबल आर्किटेक्चर है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। इससे वो USA के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है, जिससे कि आगे ट्रेड, टेक्नोलॉजी में अपनी पावर को फर्दर एक्सपेंड कर सके। सेकंड है रेयर अर्थ, यानी कि वो चाह रहा है कि देखो USA, तुम्हें पता भी है, तुम्हारी जियोलॉजिकल सर्वे का कहना था कि 90% ऑफ ग्लोबल माइनिंग, सप्लाई एंड प्रोसेसिंग चाइना के कंट्रोल में है। और आपके पेंटागन का खुद कहना था कि आपके F-35 के लिए, मैग्नेट्स के लिए, EV सेक्टर के लिए आपको चाइना चाहिए, चाइना का रेयर अर्थ मटेरियल चाहिए। तो इसका मतलब है चाइना एक तरीके से वीटो रखता है, आप इस सेक्टर में कितना ग्रो करेंगे, सेमीकंडक्टर फॉर एग्जांपल, तो चाइना तो आपके लिए जरूरी है। तो चाइना कह रहा है देखो इस वजह से अब हमें कुछ कंसेशंस तो दोगे ना। USA कह रहा है क्या कंसेशंस, क्या छूट चाहिए आपको। चाइना कह रहा है बस 3 चीजें। पहला, ये 145% टैरिफ, कोई बात है ये, हटाओ इसको, कम करो इसको। दूसरा, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, आप बहुत चिपसेट ला रहे थे, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में आया था और रोक रहे थे हमारी कंपनियों को वो टेक्नोलॉजी लेने से। आज खुद वो मतलब चाह रहा है USA कि चलो यार ये एक्चुअली चिप्स ले लीजिए। कुछ हाईटेक चिप्स का ऑफर किया है, एनवीडिया के जो हेड हैं उनको लेकर वो इसी वजह से गए थे, लेकिन अभी चाइना ने इस पर कुछ कंक्लूजन दिया नहीं है। लेकिन चाइना चाह रहा है केवल एक एनवीडिया नहीं, हमें तो चाहिए टेक्नोलॉजी। इंडो पैसिफिक पे आप जो है काउंटर टू चाइना ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, कहीं ऑकस, कहीं ऑकर्ड, कहीं क्वाड, कहीं स्क्वाड, ऐसे टर्म्स दे रहे हैं, ये नहीं चलेगा, गलत है। तो यहां पर वो कंसेशंस लेगा। फिर देखिए कैसे बैलेंसिंग कर रहा है। हॉर्मुज को लेकर ईरान के खिलाफ जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रपोज्ड है रेजोल्यूशन, उस पर चाइना ने कहा है कि हम USA द्वारा प्रपोज्ड इस रेजोल्यूशन पर एग्री नहीं करते। तो इसका मतलब क्या, ईरान को भी खुश कर दिया, इंडिकेट भी कर दिया कि ऐसा नहीं है कि USA के पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि क्रिएट जो किया इशू वो तो USA ने किया ना। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में ब्लॉक किया है, लेकिन वॉर तो इन्होंने स्टार्ट किया था। तो इस तरीके से वो बैलेंसिंग भी कर रहा है।
फोर्थ, ट्रम्प कह रहे हैं कि देखो यार, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसको ओपन कराना है, तो ऐसा करो अपनी नेवी को भेजो, इतने सारे तुम्हारे पास वॉरशिप्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, भेजो यहाँ पर, एस्कोर्ट्स करो जो आपके कमर्शियल शिप्स आ रहे हैं। चाइना इज लाइक कि हम नहीं भेजेंगे, मतलब तुमने फैलाया रहा था, तुम संभालो, और इसकी जिम्मेदारी यूएसए को लेनी पड़ रही, जिसमें $2 बिलियन पर मंथ का उनका खर्चा आ रहा है, प्लस बीच बीच में जो अटैक्स होते रहते हैं ईरान की साइड से, जवाबी कार्रवाई या इनकी तरफ से भी जो होते हैं, $2 मिलियन की एक टॉमहैक मिसाइल, और ऐसे ही पैट्रियट मिसाइल करीब $4 मिलियन की, इतना खर्चा ये कर रहे हैं। तो एक तरीके से चाइना देख रहा है कि देखो तुमने फैलाया ना, तो मिलिट्री में हमें इंटरवीन मत करो वहां पर, कि हम भी वहां पर इंटरवीन करें तुम्हारे साथ, वो हम नहीं करेंगे। तो इट्स लाइक कि चलो ठीक है, तुम अपना नुकसान करते रहो, ठीक है, तुम कमजोर होगे तो हमें ही फायदा होगा, इस तरीके से। बीआरआई में वो सेंट्रल एशिया में फोकस कर ही रहा है। ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव में वो सिग्नलिंग दे रहा है दुनिया को कि मैं ग्लोबल पीस की जिम्मेदारी ले रहा हूं। देखो यूएसए ने यूक्रेन वॉर स्टार्ट करा दिया, यूएसए ने मिडिल ईस्ट को अनस्टेबल करा दिया, लेकिन देखो चाइना ने क्या किया, $500 मिलियन का मिडिल ईस्ट पीस फंड स्टैब्लिश किया, और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज से कहा आओ मिलकर बैठते हैं, जो नुकसान हुआ ठीक है, चाइना भी उसमें सपोर्ट करेगा, रीस्टेबलाइज करेंगे। आप कहोगे लेकिन सर इतना बड़ा पैसा चाइना क्यों दे देता है, मतलब पीस के लिए क्यों दे रहा है? क्योंकि यहां पर जो पीस स्टैब्लिश होगा और चाइना उसमें मेजर रोल अदा करेगा, तो भाई साहब चाइना की कंपनी को एक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो पैसा तो उससे कमा लेगा। आप पैसे की सोचते हो, जब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे पीस के लिए तो पैसा आएगा कैसे फिर? सिविलाइजेशन ब्रिज, ठीक इस पर्टिकुलर समिट से जस्ट पहले, इनके साथ मीटिंग से पहले, उसने कुछ मुस्लिम कंट्रीज को बुलाया मिडिल ईस्ट की, कि आइए हम भी बात करते हैं। तो उसका मतलब क्या है, वो ब्रोकर बन रहा है कि देखो यूएसए और मिडिल ईस्ट के बीच में, पहले यूएसए कहता था कि हम ही हैं यहाँ की पावर, अब चाइना कह रहा है हम जैसे ब्रिज की आपको जरूरत पड़ रही है। ये चल रहा है यहाँ पर। एट था डेवलपमेंट के लिए, तो अब वो बीआरआई के सेलेक्टेड प्रोजेक्ट्स को खर्च कर रहा है, मतलब वहां पर पैसा खर्च कर रहा है, जिससे डेवलपमेंट पर फोकस कर रहा है। अब एक मशाइमर हुए हैं फेमस स्कॉलर, जिनको मैं पीएसआर ऑप्शन अपनी क्लासेस में पढ़ाता हूं, उन्होंने एक बक पासिंग स्ट्रेटजी का जिक्र किया था अपनी बुक में। मतलब कि अगर तुम्हारा दुश्मन किसी दूसरे से लड़ रहा है तो लड़ने दो ना, जिससे तुम्हारा दुश्मन लड़ रहा है उसको कुछ कुछ सपोर्ट करते रहो बीच बीच में, जिससे तुम्हें अपने दुश्मन से लड़ना था, तुम्हारे बिहाफ पे कोई और उसको कमजोर कर रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर? मतलब यूएसए को काउंटर चाइना करना चाह रहा था, अब वो काम ईरान कर रहा है यूएसए के खिलाफ, तो इससे तो फायदा डायरेक्टली चाइना को ही हो रहा है। इसी को हम कहते हैं न्यू रियलिज्म इन पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल। तो मुझे लग रहा है सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर सब कुछ है क्लियर, यू कैन मेंशन वाह इन कमेंट्स, और आपके जो व्यूज हो यू कैन शेयर इन कमेंट्स। इस वीडियो को भी आप शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे, ख्याल रखिए अपना, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।